हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवायरनमेंट आईएएस। ईवीएस की जो सीरीज है हमारी, उसमें हम डेली हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को कंपाइल करते हैं और उनको आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो 24 मई को ये दो इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो न्यूज़ में थे, साइक्लोन रेमेल और माइक्रोप्लास्टिक। तो साइक्लोन रेमल को कवर कर रहे हैं, माइक्रोप्लास्टिक को आज के सेशन में कवर कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। साइक्लोन रेमल तो बेसिकली बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोन ओरिजिनेट हुआ है। कल यानी संडे को ये साइक्लोन कल शाम तक वेस्ट बंगाल में पहुंच जाएगा। बांग्लादेश को ये अफेक्ट करेगा और आसपास के एरिया को ये अफेक्ट करेगा। ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा। तो इसको देखते हैं, इसकी न्यूज़ क्या है। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD has raised a warning about a potential severe cyclonic storm named Cyclone Ramal that could impact the coast of West Bengal and Bangladesh। तो ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को ये अफेक्ट कर सकता है। रेमल साइक्लोन का जो नाम है, ये ऐसा नाम क्यों है, ये नाम कहाँ से आया? तो बेसिकली इस साइक्लोन का नाम जो है ओमान ने दिया है और रेमल वर्ड का मतलब होता है सैंड। अगर आपको साइक्लोन का नेमिंग सिस्टम के बारे में बेसिक आइडिया नहीं है तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। हमारा जो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर आप इंडिया का मैप जो है बना सकते हैं। सपोज ये इंडिया का स्कीमेटिक मैप है और ये जो बे ऑफ बंगाल है और ये अरेबियन सी है, यानी कि ये इंडियन ओशियन है, ये इंडियन ओशियन है। और जो नेबरहुड कंट्रीज है जहाँ पर भी ये साइक्लोन आते हैं, तटीय जो देश है, कौन कौन से, श्रीलंका ले लो, ठीक है, मालदीव ले लो, इसके अलावा जो है बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारे कंट्री और साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज जो है, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड। तो ऐसे 13 कंट्री, 13 देश है जहाँ पर ये इंडियन ओशन से आने वाले जो हिंद महासागर या बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी से आने वाले साइक्लोन जो है अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली एक रोटेशन का सिस्टम बना रखा है जिसमें ये 13 कंट्रीज जो है अपनी तरफ से नाम प्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं आपको ये बोलूं कि 13 दोस्त है और 13 दोस्त है और 13 जो फ्रेंड है वो सब अपने अपने नाम प्रेजेंट करो। तो मान लिया फर्स्ट वाला जो फ्रेंड है उसने अपने नाम दे दिए, 10 नाम दे दिए, ऐसे 10 नाम दे दिए। सेकंड वाला जो फ्रेंड है उसने अपने 10 नाम दे दिए, थर्ड वाले ने ऐसे 10 नाम दे दिए। तो इस तरीके से 13 कंट्री से नाम मांगे जाते हैं, वो अपने नाम जो है ऑफर करते हैं और उसके बाद एक लिस्ट बनती है और उस लिस्ट के हिसाब से सपोज ये जो रेमल साइक्लोन है वो 6 नंबर का साइक्लोन है जो इस पीरियड में आया है। तो लिस्ट में 6ठे नंबर पे जो नाम होगा उसको देखा जाएगा कि यार इसका नाम रेमल करते हैं क्योंकि लिस्ट में ये साइक्लोन है। अब इसके बाद जो आने वाला साइक्लोन है उसका नाम भी फिक्स है क्योंकि लिस्ट में वो 7th नंबर का साइक्लोन होगा। तो ये नाम जो है ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं। तो रेमल वर्ड का मतलब है सैंड और ये ओमान ने ये नाम दिया था। ये साइक्लोन जो है ओरिजिनेट हुआ है बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी से। फैक्टर फ्यूलिंग साइक्लोन रेमल, तो ये साइक्लोन बन क्यों रहा है, कौन कौन से फैक्टर है इसको बनने के पीछे, वो एक बार देख लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं बेसिक्स को एक बार आपको करा देता हूं ताकि आपको साइक्लोन के बारे में एक बेटर आइडिया हो जाए। साइक्लोन दुनिया में 2 टाइप के होते हैं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन। ये ग्लोब है, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री वाली लाइन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इन दोनों लाइन के बीच में जो साइक्लोन आते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसको हिंदी में बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इन लाइन के ऊपर यहाँ पर जो भी साइक्लोन आएंगे उसको हम बोलेंगे टेम्परेट साइक्लोन या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो साइक्लोन 2 हुए, ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन। क्योंकि भारत जो है ट्रॉपिकल कंट्री है तो भारत में आने वाले साइक्लोन या भारत के पड़ोसी देशों में जो आने वाले चक्रवात आते हैं वो कौन से आते हैं,
ट्रॉपिकल साइक्लोन या उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो ये जो रेमल साइक्लोन है ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में खास बात ये होती है कि ये साइक्लोन हमेशा पानी के ऊपर या ओशियन के ऊपर बनते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग बात है और इसके पीछे लॉजिकल रीजन है। लॉजिकल रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो साइक्लोन कैसे बनते हैं? जनरली जैसे अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो गर्मियों के टाइम पर जब सूरज ज्यादा तपता है, सूरज की तेज गर्मी आती है, तो समुद्र के ऊपर पानी गर्म हो जाता है और वहां पर लो प्रेशर, निम्न दबाव का एक केंद्र बनता है। सपोज ये इंडियन ओशन है और यहाँ पर एक लो प्रेशर का केंद्र बन रहा है, यानी कि यहाँ का पानी बहुत गर्म हो गया है और गर्म होने की वजह से ये हवा यहाँ से गर्म होकर ऊपर उठ गई है। ये जगह हवा से खाली हो गई है, ऐसी जगह को लो प्रेशर कहा जाता है। जब भी ऐसा लो प्रेशर का सेंटर बनता है तो सब तरफ से हवा जो है इसको भरने के लिए आती है, यानी कि सारी डायरेक्शन से ये हवा जो है इसको भरने के लिए आएगी। लो प्रेशर का मतलब ये है कि सूरज की तेज गर्मी जिस जगह पे पड़ती है वहां की सतह गर्म हो जाती है और ये सतह गर्म सतह अपने कांटेक्ट वाली हवा को गर्म कर देती है और ये गर्म हवा ऊपर उठ जाती है, तो ये जगह हवा से खाली हो जाती है। इस जगह को लो प्रेशर या निम्न दाब का केंद्र कहा जाता है। तो ऐसे केंद्र जब बनते हैं तो सब जगह जहां से हवा ज्यादा है, एक्सेस में है, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरह हवा बहेगी और उस जगह को भरने की कोशिश करेगी। तो साइक्लोन होने की पहली जो शुरुआती पॉइंट है वो है समुद्र के ऊपर एक लो प्रेशर का केंद्र बनना। तो ये एक लो प्रेशर का सेंटर बन गया, सब तरफ से हवा आ रही है इसको भरने के लिए। अब जब ये हवा इस लो प्रेशर सेंटर की तरफ आती है तो एक सूडो फोर्स लगता है, एक काल्पनिक बल लगता है जिसको हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। और ये कोरियोलिस फोर्स क्या करता है? हवा को डिफ्लेक्ट कर देता है। डिफ्लेक्ट का मतलब अपने मार्ग से भटका देता है। सपोज हवा जो है इस तरीके से सीधी जा रही है तो उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये कोरियोलिस फोर्स हवा को राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर देता है। इसका मतलब ये है कि ये हवा आ रही है ऐसे और ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी किस तरफ से? इसकी राइट डायरेक्शन में। तो हवा यूं आ रही है इस तरफ चली जाएगी, तो आप जो है विंड जो है इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ पर भी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ पर भी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ पर भी डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आप ये देखो कि निम्न दबाव के केंद्र के आसपास हवा ऐसे गोल गोल घूमने लग जाएगी। इसका कारण क्या है? कोरियोलिस फोर्स या कोरियोलिस बल। तो पहला पॉइंट हमारा साइक्लोन बनने का क्या है? निम्न दबाव का एक केंद्र बनना पानी के ऊपर। दूसरा, कोरियोलिस बल की वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आने वाली हवा का डिफ्लेक्ट होना राइट साइड में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, लेफ्ट साइड में सदर्न हेमिस्फीयर में। ये दूसरा मैकेनिज्म है। अब जब ये हवा गोल गोल घूमने लग जाती है तो ये हवा ऊपर की तरफ उठती है, यानी कि ये हवा ऐसे गोल गोल चक्कर लगाएगी और यूं जो है ऊपर की तरफ उठेगी ऐसे भंवर बनाते हुए। जब ये हवा इस तरीके से ऊपर उठती है तो ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाती है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा स्ट्रक्चर बनता है, आप ये देखो, ये घूमती हुई हवा है जो ऊपर तक जा रही है और ये कहाँ तक जाएगी? हमारे ट्रोपोस्फेयर की लिमिट तक। ट्रोपोस्फेयर वायुमंडल की पहली परत है, क्षोभमंडल जिसको हम बोलते हैं। इसकी जो एवरेज हाइट है वो इक्वेटर के ऊपर 13 किलोमीटर के आसपास है। तो वहां तक, इतनी ऊंचाई तक ये साइक्लोन जाता है, बहुत बड़ा होता है साइक्लोन। तो ये यहाँ तक जाता है, हवा इस तरीके से घूमती रहती है। अब क्योंकि यह हवा घूम रही है और इस तरीके के जो है, आपको ये देखो, ये फनल बन रहे हैं, ये फनल बन रहा है, तो ये पूरा फनल बन जाएगा। तो पहला पॉइंट हमने ये देखा साइक्लोन बनने का कि मुझे चाहिए एक लो प्रेशर का सेंटर, दूसरा मुझे चाहिए कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स चाहिए ताकि वो हवा को घुमाए। तीसरा पॉइंट जो है साइक्लोन बनने के लिए जरूरी है वो होता है कि विंड जो है, जो हवा है वो राइज करे। राइज का मतलब ऊपर की तरफ उठे। तो हमारी हवा जो है यहाँ पर देखो ऊपर की तरफ उठ रही है, राइज कर रही है। 3 कंडीशन। चौथी कंडीशन क्या होता है? जब हवा ऊपर की तरफ राइज करती है तो आप ये देखना, जब भी हवा ऊपर की तरफ उठेगी तो क्लाउड बनते हैं या बादल बनते हैं। तो यहाँ पर देखो क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये हवा ऊपर उठ रही है तो ये क्लाउड बन रहे हैं, देखो बादल बन रहे हैं, ये बादल बन रहे हैं। क्योंकि ये बादल बन रहे हैं तो, और समुद्र के ऊपर बादल बन रहे हैं, तो समुद्र का जो मॉइस्चर जो है जा रहा है, नमी जा रही है,
उसकी वजह से बादलों में बारिश भी होना शुरू हो जाती है। यानी कि मैकेनिज्म में क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, रेनफॉल होगी, तो ये सारे प्रोसेस होगी। अब क्योंकि हवा ऊपर उठ रही है और हवा घूम रही है, आप ये देखो प्रकृति में कोई भी चीज को घुमाने के लिए आपको ऊर्जा या एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी जो है साइक्लोन को मिलती है गर्म पानी या भाप से। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है, वाटर वेपर से। और ये वाटर वेपर क्या करता है, ये साइक्लोन को एनर्जी देता है, जिसकी वजह से ये लगातार घूमता रहता है। तो ये कारण है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा पानी के ऊपर बनेगा। क्यों? क्योंकि उसको जो एनर्जी चाहिए वो वाटर वेपर से मिलती है। तो वाटर वेपर कहाँ होगी, ओशन के पानी से वाटर वेपर बनेगी। इसीलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा पानी के जो है ऊपर या ओशन के ऊपर बनते हैं। तो आप ये देखो साइक्लोन जो इस तरीके से फॉर्मेशन होगा, लो प्रेशर, कोरियोलिस फोर्स, विंड जो है राइज होगी, क्लाउड बनेंगे, रेनफॉल होगी, बिजली गिरेगी, और ये सारी प्रोसेस होगी। साइक्लोन को हमेशा जो एनर्जी मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, वाटर वेपर से। इसके लिए जो टेक्निकल टर्म है वो है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो ये बेसिक प्रोसीजर है ट्रॉपिकल साइक्लोन के बनने का। ये चक्रवात जो है इसकी अगर व्यास की बात करें तो इसका व्यास काफ़ी बड़ा होता है, 50 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर इतना बड़ा इसका व्यास होता है। इसकी ऊंचाई ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर होती है और ये घूमता 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 पानी के ऊपर घूमता हुआ तट की तरफ आता है। तो ऐसा एक चक्रवात है जिसका नाम है रैमल, और वो बे ऑफ बंगाल के ऊपर जो है ऐसा बन रहा है, और ये आके टकराएगा कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश में, वहां पर सुंदरबन को ये नुकसान पहुंचा सकता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा बनते हैं कहाँ पर, ऐसी जगह पे जहाँ गर्म पानी हो। पानी का तापमान कितना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस या इससे ज़्यादा पानी का तापमान चाहिए। तो एक शर्त तो ये है। दूसरी है कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए क्योंकि वो हवा को घुमाएगा। तीसरी शर्त होनी चाहिए कि लो प्रेशर होना चाहिए और विंड जो है हवा ऊपर की तरफ उठे। तो ये 3 शर्तें आप याद रखना। पानी हमेशा गर्म होना चाहिए, तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, लो प्रेशर का सेंटर बनना चाहिए, हवा ऊपर की तरफ उठनी चाहिए और कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए। ये 4 शर्तें जब पूरी होती है तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के चांसेस क्रिएट होते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन रैमल के बारे में एक बेसिक आइडिया हमने ले लिया है। अब ये रैमल अभी क्यों बन रहा है, अभी इसलिए बन रहा है क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बे ऑफ बंगाल में वार्म वाटर जो है गर्म पानी है। बे ऑफ बंगाल हैज अ वाटर टेम्परेचर ऑफ 2 to 3 डिग्री सेल्सियस वार्मर देन एवरेज। तो जितना एवरेज पानी रहता है उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। पानी का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पहुंच गया है, इसकी वजह से ये बन रहा है। इसके अलावा जो है क्लाउड बने हुए हैं, यहाँ पर विंड है जो भी साइक्लोन को प्रमोट कर रहे हैं। आल्सो मैडन जूलियन ऑसिलेशन एक फिनोमिना होता है, वो भी साइक्लोन को सपोर्ट कर रहा है। तीसरा जो है द शैलो बैथीमेट्री, यानी कि बॉटम जो है ओशन का शैलो बैथीमेट्री एंड फनल शेप ऑफ नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल। जो बंगाल का उत्तरी भाग है वो उसका शेप फनल के जैसा है, यानी कि सिकुड़ता हुआ शेप है। तो ये सारे फैक्टर जो है बना रहा, तो यानी कि वार्म वाटर, एवरेज टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा, क्लाउड, विंड, लो प्रेशर, बे ऑफ बंगाल का शेप, ये सारे फैक्टर जो है सपोर्ट कर रहे हैं इस साइक्लोन को बनने के लिए। तो साइक्लोन सैमल 5 साइक्लोन, तो इस क्षेत्र में पुराने पहले भी साइक्लोन आए हुए हैं। आपने नाम सुना होगा साइक्लोन यास 2021 में आया था, साइक्लोन एम्फन 2020 में, फेनी और आलिया 2009 में आलिया, 2019 में फेनी, 2020 में एम्फन, 2021 में यास। एक चक्रवात आया था ताउते, तोकते या ताउते, वो भी म्यांमार के आसपास जो है ओरिजिनेट हुआ था। तो ये काफ़ी सारे साइक्लोन जो है बे ऑफ बंगाल में आए हैं। साइक्लोन रैमल ए टेस्ट ऑफ प्रिपेयर्डनेस, आपने ये देखा होगा, पेपर में पढ़ा होगा कि जो वेस्ट बंगाल की गवर्नर जो है अवेयर हो गई, सचेत हो गई है, तैयारियां चल रही है, लोगों को तट से खाली कराया जा रहा है ताकि मानवीय नुकसान जो है कम होवे, और आपदा प्रबंधन यानी एनडीआरएफ भी एक्टिव हो गया है। तो ये था साइक्लोन रैमल, ओमान ने इसको नाम दिया था, और इसके बारे में बेसिक और ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं उसको हमने कवर कर लिया है। ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। सेकेंड टॉपिक की तरफ मैं आ रहा हूँ। सेकेंड टॉपिक जो न्यूज़ में है वो है माइक्रो प्लास्टिक। तो दोस्तों केरल में
एक लेक है जिसका नाम है अष्टमुड़ी, आपने इसका नाम सुना होगा। अष्टमुड़ी एक लेक है केरला की, और ये केरला का बैकवाटर या कयाल भी है। हाल ही में एक स्टडी हुई है और वहां पर ये पाया गया कि अष्टमुड़ी लेक में जो फिशेज है, जो मछलियां हैं, उनमें से माइक्रोप्लास्टिक निकला है। माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है, हमारे हेल्थ को क्या नुकसान पहुंचाता है, ये इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो माइक्रोप्लास्टिक आप ये देखो, किसी फिंगर की टिप के ऊपर छोटे छोटे ये डॉट है, ये माइक्रोप्लास्टिक है। ऐसे माइक्रोप्लास्टिक बहुत सारी चीज़ों में काम में आते हैं। कॉस्मेटिक्स के जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें माइक्रोप्लास्टिक होता है, कई सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में माइक्रोप्लास्टिक होता है। तो ये जो माइक्रोप्लास्टिक है वाटर बॉडी में पहुंच जाता है और फिशेज जो इसको इंजेस्ट कर लेती है, उनकी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है। जो लोग उन फिशेज को खाते हैं उनकी बॉडी में माइक्रोप्लास्टिक चला जाता है, उनके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। सो माइक्रोप्लास्टिक क्या है? माइक्रोप्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक, वो प्लास्टिक जिसकी साइज जो है, जिसकी जो लेंथ है 5 मिलीमीटर से कम हो, यानी कि 5 mm। मिलीमीटर का मतलब होता है 10 की घात 3, यानी कि 5 × 10 की घात -3 मीटर। डेसी सेंटी मिली यानी 10⁻³ 10 की घात -3 होता है मिली। तो 5 मिलीमीटर या उससे कम लंबाई का जो प्लास्टिक है, कम साइज का जो प्लास्टिक है, दैट इज माइक्रोप्लास्टिक। इससे भी छोटी कैटेगरी जिसको बोलते हैं माइक्रोबीड्स। माइक्रोबीड्स एक टाइप का माइक्रोप्लास्टिक होता है जो लेस देन 1 मिलीमीटर, यानी कि 1 × 10 की घात -3 मीटर, 1 × 10⁻³ मीटर का होता है। तो याद रखना, माइक्रोप्लास्टिक जो है 5 × 10⁻³। माइक्रोबीड जो होते हैं, माइक्रोप्लास्टिक भी होते हैं, वो होते हैं 10⁻³ मीटर। माइक्रोबीड्स जो है कहाँ कहाँ मिलेंगे? कॉस्मेटिक्स के जो क्रीम वगैरह उनमें मिलते हैं। पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट है, आप ये देखो फेस क्रीम वगैरह, इनमें मिलेगा। इंडस्ट्रियल स्क्रबर, इंडस्ट्रीज में जो स्क्रबर काम में आते हैं उनमें। इसके अलावा माइक्रोफाइबर यूज इन टेक्सटाइल, वर्जिन रेजिन पिलेट्स यूज इन प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो बहुत सारी जगह ये माइक्रोप्लास्टिक होता है। पहला कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, दूसरा पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट है, क्रीम वगैरह जो लगाते हो, फेस क्रीम वगैरह, उनमें। इसके अलावा जो स्क्रबर होते हैं इंडस्ट्री में काम में आते हैं, वो टेक्सटाइल में और वर्जिन रेजिन में ये होता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? क्योंकि बहुत छोटी साइज का है, ये कहीं भी चला जाएगा तो हमारी नसों में चला गया तो नसों को ब्लॉक कर देगा, खून का जो है फ्लो ब्लॉक कर देगा। तो दे कैन ब्लॉक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, पाचन वाले जो ट्रैक्ट है उनको ब्लॉक कर सकता है। फीडिंग बिहेवियर जो है वो चेंज कर सकता है। तो कुल मिला के बॉडी में जहाँ जहाँ भी स्पेस है उसको भर देगा ये, तो ब्लॉकेज कर सकता है, उसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। तो ये थे एनवायरमेंट इकोलॉजी के 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 24 मई को हमारे न्यूज़पेपर में पब्लिश हुए थे। थैंक यू वेरी मच।